16 जनवरी 1913 को मद्रास के पोर्ट से एक पैकेज इंग्लैंड के लिए रवाना होता है और 31 जनवरी 1913 को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध गणितज्ञ जीएच हार्डी के दफ्तर पहुंचता है। यूं तो प्रोफेसर जीएच हार्डी के दफ्तर में रोजाना कुछ न कुछ मेल्स आया करते थे, पर यह कुछ खास था। इस पैकेज में एक लेटर था और लेटर की शुरुआत एक छोटे से इंट्रोडक्शन से होती है। महोदय, मैं मद्रास में पोर्ट ट्रस्ट ऑफिस के कार्यालय में एक छोटा सा क्लर्क हूँ जिसकी सालाना तनख्वाह केवल 20 पाउंड है। मेरी उम्र केवल 23 वर्ष की है और मैं किसी विश्वविद्यालय में तो शिक्षित नहीं हूँ, पर मैंने साधारण स्कूल में जरूर पढ़ाई की है। लेटर के साथ जो पन्ने अटैच थे उनमें गणित की वर्षों से अनसुलझी सीरीज के सॉल्यूशंस थे, डाइवर्जेंट सीरीज पर थ्योरीज थी और प्राइम नंबर्स के डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या पर काम हो रखा था। और लेटर के अंत में लिखा था कि गरीब होने के कारण आपसे अनुरोध है कि अगर आपको मेरा काम थोड़ा भी मूल्यवान लगे तो कृपया करके इसे पब्लिश कर दीजिए। महोदय, आपका एस रामानुजन। ये पैकेज चला था आस्तिक हिंदू ब्राह्मण के घर से और पहुंचा था एक ऐसे व्यक्ति के पास जो भगवान में विश्वास ही नहीं करता था। जहां रामानुजन जी को ये लगता था कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं उनसे भगवान करा रहा है, वहीं जीएच हार्डी को लगता था कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं उससे एक दिन प्रूफ हो जाएगा कि भगवान नहीं होते। इससे बेहतरीन जोड़ियां इतिहास में बहुत कम हुई हैं और ये आस्तिकता और नास्तिकता का खेल लगातार चलता रहा। जहां रामानुजन अपने मन में आई प्रेरणा से बहुत सी चीजें खोज लिया करते थे, वहीं जीएच हार्डी रामानुजन के पास कोई प्रूफ ना होने के कारण उन्हें भगा दिया करते थे। जहां रामानुजन जी रिजल्ट्स में बिलीव करते थे, वहीं जीएच हार्डी प्रोसेस में, और दोनों ने मिलकर मॉड्यूलर फंक्शंस, गेम थ्योरी, एम थ्योरी और स्ट्रिंग थ्योरी के लिए थीटा फंक्शंस और बहुत ढेर सारी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल सीरीज पर काम किया। और रामानुजन जी का 32 की छोटी उम्र में जरूर देहांत हो गया, लेकिन जीएच हार्डी की लाइफ में वो पहले प्रेम की तरह एक अटूट जगह बना चुके थे। दोस्तों, हाइपर क्वेस्ट के आज के एपिसोड में हम रामानुजन जी की कुछ ऐसी खोजों के बारे में देखेंगे जिनको देखने के बाद आपको स्वयं रियलाइज हो जाएगा कि वो साधारण इंसान नहीं थे, वो तेज गणितज्ञ भी नहीं थे, वो उससे आगे की चीज थे, वो असाधारण थे और इसीलिए आज उनको पूरा विश्व याद करता है और उनके जन्मदिन पर हम भारत में नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड को स्केलर.com ने स्पॉन्सर किया है, जो कि एक ऑनलाइन टेक एकेडमी है। अगर आपको भी मैथमेटिकल पैटर्न्स, सीरीज, एल्गोरिथम्स और कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है तो स्केलर आपकी स्किल्स को और भी शार्प बनाने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर टॉप कंपनीज के एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको पढ़ाते हैं और साथ में ही वन-ऑन-वन डाउट क्लियरिंग सेशंस भी ऑफर करते हैं। आप कोई बीटेक स्टूडेंट हो, टेक प्रोफेशनल हो या फिर कोई भी इंडिविजुअल हो जो एक स्किल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, तो आप स्केलर को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर आपको इंटरव्यूज को क्रैक करने के साथ साथ जॉब्स के लिए नेसेसरी स्किल्स भी सिखाई जाती है। स्केलर.com पर आपको डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के 11 से 13 महीने के फुल्ली गाइडेड प्रोग्राम मिल जाएंगे, जो कि आपको इजी ईएमआई ऑप्शंस पर भी अवेलेबल हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर एटलीस्ट फ्री लाइव क्लास को अटेंड करके देखिए। हो सकता है स्केलर.com आपकी सफलता में एक बड़ा कदम साबित हो। दोस्तों, रामानुजन जी हर एक संख्या को अपना एक पर्सनल दोस्त समझते थे। उनका मानना था कि हर एक संख्या में कुछ ना कुछ जादू छिपा हुआ है। और जब वो इंग्लैंड में थे तो उस समय गणित की एक पहेली बहुत फेमस हुआ करती थी, उसको पार्टीशंस बोलते थे, शफलिंग भी बोलते थे। अब इस गणित की पहेली को मैं सबसे पहले आपको समझा दूं। इस गणित की पहेली में क्या होता था, इसमें एक इंटीजर आपको दिया जाता था, एक संख्या दी जाती थी, एक डिजिट, और आपको बोला जाता था कि वो सारे कॉम्बिनेशंस बताइए जिनमें हम जोड़कर इस संख्या को पा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर 4 दिया गया है तो 4 को हम 5 तरह से लिख सकते हैं। जैसे 1 + 1 + 1 + 1 मतलब 1 को 4 बार जोड़ दिया, या 1 + 1 + 2, या फिर 1 + 3, या आप 2 + 2 लिख दें या 4 लिख दें। तो कुल मिला के 5 तरीके से आप 4 को पा सकते हैं जोड़ करके। इसी तरह अगर आपको 5 दिया जाए तो 5 को आप 7 तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे ही आगे 6 को आप 11 तरीके से और 7 को 15 तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन ये जो संख्या है पार्टीशंस की, धीरे धीरे जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाता है बहुत तेजी से बढ़ती है और आप 100 ही पहुंचे होंगे। 100 का पार्टीशंस करेंगे तो लगभग 19 करोड़ पार्टीशन मिल जाएंगे। तो ये संख्या इतनी बड़ी हो जाती है कि बाद में कैलकुलेट करना बहुत टफ हो जाता था। तो ये पहेली बनाई गई थी कि इसको सॉल्व करने का कोई ना कोई तरीका निकाला जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप कागज पर पार्टीशंस को लिखने बैठेंगे तो ये लगभग असंभव काम हो जाएगा। तो इसलिए अगर कोई फॉर्मूला मिल जाए और उसमें वो हम नंबर डाल दें जिस नंबर का हमें पार्टीशंस नंबर चाहिए, मतलब पार्टीशंस की कुल संख्या चाहिए, और हमें आंसर मिल जाए उस फॉर्मूले से, तो एकदम मजा आ जाए। तो इस दिशा में सबसे पहले एक स्विस मैथमेटिशियन थे, लियोनार्ड आयलर करके। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जनरेटिंग फंक्शंस का सहारा लिया, उसको डेवलप करके इसका आंसर निकालने की कोशिश की। लेकिन जो उनका मेथड था बहुत कॉम्प्लेक्स था। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि एक ढेर सारी हम सीरीज बनाएंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर मिलेगा उसमें हमें ये पैटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले एक सीरीज ली 1 + x + x² + x³ + x⁴ ऐसे ही इन्फिनिट तक। उसके बाद दूसरी सीरीज ली और उसमें उन्होंने इवन घातों को लिया, इवन पावर्स को लिया, 1
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 6 ऐसे करके एक सीरीज बनाई, उसको भी इन्फिनिट तक ले गए। उसके बाद इसमें फिर मल्टीप्लाई किया एक नई सीरीज को, एक नई इन्फिनिट सीरीज को 1 प्लस एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 9 को, इसको भी इन्फिनिट तक ले गए। उसके बाद इसमें फिर एक मल्टीप्लिकेशन किया 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 8। मतलब ऐसे सीरीज भी बढ़ाते जा रहे हैं, हर सीरीज इन्फिनिट तक जा रही है और ये मल्टीप्लिकेशन भी इन्फिनिट तक जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कितनी कॉम्प्लेक्स है। और इसका जो आंसर आता है उसमें ये पैटर्न देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है, जो आंसर आता है, जैसे इसका आंसर आएगा 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 प्लस 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 7 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस 11 इंटू एक्स टू द पावर 6 और ऐसे ही आगे। इसमें आयलर जी बताते हैं कि जो कोफिशिएंट्स आपको दिख रहे हैं और जो पावर्स दिख रही हैं उनमें एक रिलेशन है, और वो यही रिलेशन है। वो ये है कि जो पावर में आपको डिजिट दिख रहा है, जैसे 4 डिजिट का एक्स टू द पावर 4 है, तो उसमें जो कोफिशिएंट आ रहा है 5, वो ये दिखा रहा है कि जो 4 है उसके पैटर्न्स कितने बन सकते हैं, पार्टीशंस कितने बन सकते हैं, 5 बन सकते हैं। या जैसे 7 इंटू एक्स टू द पावर 5 है, तो इसका मतलब यह है कि 5 डिजिट को आप लेंगे, उसके पार्टीशंस करेंगे तो 7 पार्टीशंस मिलेंगे। तो ये एक तरह से पैटर्न उभरता हुआ इसमें दिखता है। इसको जनरेटिंग फंक्शंस बोलते हैं। अब ये तरीका तो है, इसमें आंसर्स भी मिलते हैं, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा ये इतना आसान है नहीं। शुरू में तो ये दिख रहा है, शुरू के कुछ हम कोफिशिएंट्स देख भी ले रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन इसका बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि सारी सीरीज इन्फिनिट है और ये मल्टीप्लिकेशन भी इन्फिनिट तक जा रहा है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है और यहाँ से आंसर्स मिलना भी लगभग असंभव बात होती है। और यहीं पर एंट्री होती है श्रीनिवास रामानुजन जी की। रामानुजन जी ने एक फार्मूला दिया और इस फार्मूले में अगर आप n की जगह उस डिजिट को रख दें जिस डिजिट के लिए आपको पार्टीशन की संख्या चाहिए, टोटल पार्टीशन की, तो आपको एक अप्रॉक्सीमेट आंसर मिल जाएगा। और ये इतना सोफिस्टिकेटेड फार्मूला है कि इसको डेवलप करके आज जो है हम 10 टू द पावर 20 तक चले गए हैं। मतलब 100 तक जाते हैं तो आप देखिए कि करोड़ों में आंसर चला जाता है। 10 टू द पावर 20 जब हम निकालते हैं तो उसके आंसर में 11 बिलियन डिजिट्स हैं। तो इस फार्मूले की इतनी इंपॉर्टेंस है। बट दिक्कत क्या हुई कि रामानुजन जी कभी इसका प्रूफ नहीं दे पाए। वो ये नहीं बता पाते थे कि उन्होंने ये कैसे निकाला है, और इसी पर जीएच हार्डी गुस्सा करते थे कि तुम आंसर तो ले आते हो लेकिन कैसे निकाला है ये नहीं बता पाते हो। तो रामानुजन जी बोलते थे कि मुझे पैटर्न्स दिखते हैं, और उन्होंने बताया भी, उन्होंने ऐसे पैटर्न्स निकाले थे इसमें से कि उन पैटर्न्स की बदौलत उन्होंने ये फार्मूला बुना था। उन्होंने बताया कि उन्हें इस पहेली में कुछ पैटर्न्स दिखते हैं, जैसे कि अगर कोई संख्या 5k+4 के फॉर्मेट की है, जैसे मान लीजिए कि 5k+4 है, इसमें k की वैल्यू आप 0 1 2 3 4 रखते जाइए तो आपको नई नई संख्याएं मिलती जाएंगी। जैसे 0 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 1 रखेंगे तो फिर 9 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 14 मिलेगा। उन्होंने बोला ये जो डिजिट्स आ रहे हैं, अगर इन डिजिट के आप पार्टीशन की संख्या निकालेंगे तो जो संख्या आपको आंसर मिलेगी वो सभी की सभी 5 से डिविजिबल होगी। जैसे आप 4 देखिए, 4 का हमने क्या निकाला था कि 4 के टोटल 5 तरह के पार्टीशंस हो सकते हैं, तो 5 डिविजिबल है। और ऐसे अगर आप 9 के देखें तो 9 का आंसर होता है 30, मतलब 9 का हम 30 तरह से पार्टीशन कर सकते हैं और 30 भी 5 से डिविजिबल है। ऐसे ही 14 का आंसर आता है वो भी 5 से डिविजिबल है। इसके बाद उन्होंने बोला कि उन्हें 2 पैटर्न और दिखते हैं। उन्होंने बोला कि अगर आप 7k+5 की संख्याओं को लें, मतलब उसमें आप k को 0 1 2 3 रखें, तो जो संख्याएं निकलती हैं अगर उनके आंसर्स आप देखें तो सभी के सभी 7 से डिविजिबल होते हैं। और उन्होंने बोला कि अगर आप 11k+6 के फॉर्मेट की संख्याओं को देखें तो उनके जो आंसर्स आते हैं, मतलब उनके टोटल पार्टीशंस की जो संख्या आती है वो 11 से डिविजिबल होती है। और वो टोटल 3 पैटर्न ही ढूंढ पाए। अगर वो भगवान होते, अगर जैसे आज कंप्यूटर से ढूंढा गया है, तो जो नेक्स्ट पैटर्न मिला है वो 3 के बाद मिलता भी नहीं है। इन 3 पैटर्न्स के बाद ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। कंप्यूटर ने बताया कि अगर आप 17,303K + 237 फॉर्मेट वाली संख्याओं को देखेंगे तो वो 13 से डिविजिबल होती हैं। अगर ये रामानुजन जी बता देते तो वो भगवान ही हो जाते, लेकिन 3 पैटर्न उनको दिख गए थे। उन्हीं 3 पैटर्न्स की बदौलत उन्होंने वो फार्मूले को बुना था। अब वो ये कैसे करते थे, पैटर्न को देख के कैसे फार्मूला बना लेते थे, ये तो भगवान ही जाता है। ये हम और आप नहीं समझ सकते, आज तक कोई साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाया है कि वो ये कैसे करते थे। एग्जाम्पल के लिए एक और अद्भुत उदाहरण आपसे शेयर करूं। जैसे अभी हमको दिया जाए एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम दी जाए 2 टू द पावर 2.7, मतलब 2 की घात 2.7, ये सॉल्व करो, तो हमारे हाथ पैर फूल जाएंगे, हम लॉग टेबल वगैरह उठा लेंगे। लेकिन अपने इंट्यूशन से ही रामानुजन जी ने ऐसे ऐसे नंबर्स बताए हैं। उन्होंने बताया कि e टू द पावर पाई इंटू √43 और e टू द पावर पाई इंटू √67 और e टू द पावर पाई इंटू √163, ये जो नंबर्स हैं ये होल नंबर है, इंटीजर है। आप देखिए अद्भुत कितना है कि जो e है उसका होल नंबर से कोई लेना देना है नहीं, परफेक्ट इरेशनल नंबर है, अंत ही नहीं है, ई का कोई अंत नहीं है, चलता चला जाता है। ऐसे ही पाई है, पाई भी इरेशनल नंबर है, इसका भी कोई अंत नहीं है, दशमलव के बाद ये भी चलता चला जाता है। इसके बाद √163 या फिर √67 या √43, ये भी इरेशनल नंबर है, इनका भी कोई अंत नहीं है। अब यहाँ पे 3 इरेशनल नंबर्स हैं और जब साथ में आते हैं तो रामानुजन जी बताते हैं ये होल नंबर बन जाता है। तो ये भी एक बहुत अद्भुत बात है। आप देखिए e टू द पावर पाई इंटू √163 का जो आंसर है वो ऑलमोस्ट होल नंबर है। ये आज कंप्यूटर्स ने निकाला है। पॉइंट के बाद कितना 9 आ रहा है। अब
अब कंप्लीटली होल नंबर नहीं है लेकिन क्लोजेस्ट होल नंबर है। और ये सब देखने के बाद बिल्कुल बिलीव नहीं हो पाता है कि वो अपने इंट्यूशन से कैसे कर लेते थे। और फिर यहीं पर हमें लगता है कि उन पर दैवीय कृपा थी। दोस्तों इस नंबर को जो e⁻π√163 है, इसको रामानुजन कांस्टेंट भी बोलते हैं। और ये रामानुजन जी ने खुद नहीं बताया था। इस पर 1975 में मार्टिन गार्डनर करके एक अमेरिकन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने साइंटिफिक अमेरिकन में एक अपना आर्टिकल लिखा था और उसमें इन नंबर्स की बात की थी और बताया था कि ये जो नंबर्स हैं ये होल नंबर्स हैं और इसको रामानुजन जी ने बताया, मतलब इंडियन मैथमेटिशियन है रामानुजन जी, उन्होंने खोजा है। तब वहां से ये बात पता चली कि रामानुजन जी ने इस तरह के भी काम किए हुए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि रामानुजन जी में क्या एबिलिटीज थी, मतलब वो किसी साधारण या तेज तर्रार गणितज्ञ से बहुत आगे की चीज थे। यहाँ तक कि जो जीएच हार्डी थे पूरे इंग्लैंड में फेमस थे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनके जैसा कोई गणितज्ञ था नहीं, लेकिन जीएच हार्डी खुद रामानुजन जी के दीवाने थे, उनमें उनको कुछ अद्भुत ही दिखता था। दोस्तों रामानुजन जी को गए हुए लगभग 100 साल होने को आ गए, लेकिन उनके जैसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। और कभी कभी तो लगता है कि अगर 10-20 साल और वो रुक जाते तो पता नहीं क्या क्या खोज लेते। उनकी खोजों पर अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए, इसमें मैंने 2 ही चीज पर बात की है, बहुत ढेर सारी खोजें हैं। अगर उन पे आपको वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन हम उनके बारे में जितना भी पढ़ेंगे हमारा विश्वास पक्का होता जाएगा कि सच में कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक दैवीय कृपा थी। दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको रामानुजन जी के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा और ये देखने को मिला होगा कि किस प्रकार उन्होंने गणित में देश का डंका पूरे विश्व में बजा दिया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने परिवारजनों और दोस्तों में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अब मैं इस वीडियो को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।